अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 कर्मनाशा की हार। ये वीडियो का पार्ट 7 है। ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से भैरव पांडे जो है उस अपने भाई की हरकतों को समझ जाता है और उसे जहाँ मुखिया जी की बेटी की शादी होती रहती है वहाँ से उसे खींचता हुआ कहीं दूर ले जाता है। आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वो दिल की कलौंज को मांझ डालता है। आंसुओं में जो पश्चाताप के आंसू पछतावे के आंसू जो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं दिल को टटोल जाता है, दिल को कमज़ोर कर जाता है इंसान का। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। पांडे ये सोच रहा था कि कुलदीप जो है अब ठीक हो जाएगा, उनका जो वंश का नाम जो है मर्यादा अपमान के तराजू पे चढ़ा था वो बच जाएगा। भूखों रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींचकर तरोताज़ा रखा है उस पर किसी के व्यंग कुठार नहीं चलेगा। और उसने भूखे रहकर भी हर तकलीफ सहकर भी अपने वंश की इज्जत पे कभी भी आँच नहीं आने दिया, कभी भी दाग लगने नहीं दिया है। किंतु 1 महीने भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन 1 महीना भी नहीं बीता, कुलदीप फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है। छोटे भाई के इस कार्य को छिपकर देखने की पापी अग्नि में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वो विवश थे और छोटे भाई का अपना सारे हरकत को छिप कर देखते रहते थे। वो इस आग में जल रहे थे कि उसका भाई पाप कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ उसे बोल नहीं पाते थे। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थे क्योंकि उनका वो छोटा भाई था और उन्होंने ही उस कुलदीप को पाल पोस कर माता पिता की तरह लाड प्यार करके बड़ा किया था। चैत के दिन में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान चांदनी की सीपियों में चमकते हुए टुकड़े सामने के ऊंचे अरार पर धन पालस के पेड़ों की अराक्त पत्ते, बीच में घुगे चाहो और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कागर से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तो चैत का महीना था, गर्मी का महीना था। तो गर्मी में क्या होता है, पानी जो है नदी का सूख गया था। कर्मनाशा का पानी किनारे से नीचे की ओर चला गया था। नदी के पेट से दूर तक नदी के पास में दूर तक वहाँ पे लाल बालू फैली हुई थी और उसमें सीप जो है चांदनी सी स्नेल्स जो है वो चांदी सी चमक रही थी। स्नेल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो चांदी के जैसे चमक रहे थे। सामने एक ऊंचे अरार पर धन पालस का एक पेड़ था और उसके पत्ते जो है उसके पत्ते भी बहुत चमक रहे थे धूप से, क्योंकि गर्मी का महीना था। बीच में घूंगे चाहो और जल विहार, बीच में बहुत सारे, और उसी बीच में बहुत सारे पक्षियाँ, जो पानी में रहने वाले पक्षियों का स्वर भी, आवाज़ें भी सुनाई आ रही थी। कगर से नदी तीर बने हुए छोटे बड़े और वहाँ से मैदान से लेके नदी तक का छोटे बड़े पैरों के निशान भी नज़र आ रहे थे, सिर्फ लेकिन 2 ही पैरों के निशान नज़र आ रहे थे। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, शायमा की चीरती दर्द भरी आवाज़। तो एक घुटन और एक आदमी से डर के कुछ कहता है। तो ये वाणी जो है, ये लाइनिंग जो है, ये फुलमतिया का है। ठीक है, वो कुलदीप से कह रही है, तुम मुझे मझधार में बीच में लाकर कहीं छोड़ तो नहीं दोगे? एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज़, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं। तो थोड़ा साइलेंस वहाँ पे रहता है और ये हकलाती हुई आवाज़ जो है कुलदीप की है। वो कहता है, मैं अपना जान दे सकता हूँ लेकिन तुमको मैं कभी नहीं छोड़ सकता।
चांदनी की झीनी पड़ते सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाज़ों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। तो चांदनी में जो परत, जो सघन परत जो थी, वो कहीं सुनसान किनारे में भटक सी जाती थी। कहीं सनसनाहट की आवाज़ थी, आवाज़ कहीं खो जा रही थी, कभी हल्के हंसी की आवाज़ आ रही थी, कभी आक्रोश की आवाज़ आ रही थी, कभी उल्लास से भरे तरंग की आवाज़ आ रही थी, कभी सिसकियों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। हर तरह के विभिन्न तरह की आवाज़ें जो है वहाँ पे आ रही थी। भैरव पांडे एक बार चांदनी कि इस पवित्र आलोक में अपने क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का प्रयत्न करते रहे? तो भैरव पांडे ये सब सारा बातें जानते थे। वो एक पवित्र आलोक को अपनी क्रूरता और निर्ममता के विचार से रोक लेते थे। तो वो आज तक जो सारा कोशिश वो कुलदीप को रोकने की कोशिश करते आ रहे थे, वो सारा कोशिश उनका अब बेकार चला गया था। वो असंभव को संभव बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती। तो एक पल के लिए भैरव पांडे भी सोचते हैं कि काश फुलमत जो है उनकी जाति की होती, लेकिन वो उनकी जाति की नहीं थी। कितना अच्छा होता वो विधवा ना होती। अब वो सोचते हैं कि ये और भी अच्छा होता कि अगर वो विधवा ना होती। तुलसी चौरे की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई, और वो तुलसी का जो चौड़ा वंदन, वहाँ पे जो फुलमत जो वंदना कर रही थी, वो वंदना जो है, वो प्रार्थना जो है भैरव पांडे के भी दिमाग में छा गई थी। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। और उसका रूप जो था, चाल चलन जो था, सब कुछ जो है किसी को भी आकर्षित करने के लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वो आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विचलित खड़े थे, विमुद्र। तो एक पल के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि फुलमत जो है उनके सामने साड़ी पर, सफ़ेद साड़ी पहनकर हाथ जोड़कर खड़ी है, और जैसे वो उनसे आशीर्वाद मांग रही है। और उतने में भैरव पांडे विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। पांडे जी बैसाखी संभालते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि ये असंभव है। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज़ थी पांडे की। वो अपने भाई को आवाज़ देते हैं ज़ोर से, कुलदीप। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी को दोनों समवेत दिखाई पड़ रहे थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। तो दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। पहली बार दोनों एक साथ जो पाप उन लोग कर रहे थे, वो दोनों एक साथ पकड़ा गए थे। और एक क्षण के लिए वहाँ पे क्या होता है, पांडे जी भी चुप हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों। पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेरकर बोले, तू इसकी ज़िंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वो स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो पांडे चिल्लाकर पूछते हैं, पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों इतने निर्लज्ज, मतलब बेशरम हो। पांडे बढ़कर सामने आते हैं, फुलमत की ओर मुंह फेरकर बोलते हैं, तू इसकी ज़िंदगी क्यों बिगाड़ने पर तुली हुई है? क्या तुम नहीं जानती जो तुम लोग दोनों चाह रहे हो ये सपने में भी कभी पूरा नहीं हो सकता। फुलमत चुप थी। पांडे दोनों क्रोध से बोले, चुप क्यों है? चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? तो फुलमत चुप थी और पांडे एकदम क्रोध में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे पूछते हैं, चुप क्यों है चुड़ैल, तू बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी ज़िंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वो सहसा एकदम निचोड़ गई। मैंने तो कई बार मना किया है। तो वो कहती, मैं क्यों इनकी ज़िंदगी बिगाड़ूंगी दादा? और वो एकदम अचानक से बोलने लगी,
मैंने तो कई बार इनको मना किया है। कुलदीप पांडे दहाड़े। पांडे अब जोर से कुलदीप का आवाज़ निकालते पुकारते, कुलदीप सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोट कर मुझे देर न लगेगी। तो वो अपने भाई को, कुलदीप को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुमने भैरव का अब तक प्यार देखा है, उसका गुस्सा नहीं देखा है, और जिस हाथ से मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसी हाथों से तुम्हारा गला घोटते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों। कुलदीप हकलाता हुआ कहता दादा, और हम दोनों कहकर चुप हो जाता। बीच में ही पांडे उसे टोक देते, पापी नीच। भैरव पांडे हाथ की पांचों उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई और वो जोर से एक थप्पड़ कुलदीप को मारते हैं और उनके हाथों की पांचों उंगलियों के निशान उसके गालों पर नजर आने लगती है। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से काँप रहे थे और उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से से पूरा काँप रहे थे और कहते कुलदीप से कि मैं सोचता था कि तू ठीक हो जाएगा, तू सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया। और कहते हैं लेकिन तुम कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आए हो और मेरी हत्या मुझे मारने पर तुले हुए है। वे फुलमत की ओर घूम कर चिल्लाए, क्या खड़ी है डाइन, भाग, नहीं तो तेरा गला घोट कर इसी पानी में फेंक दूंगा। वो फुलमत को चिल्लाते हैं, यहाँ पे क्या खड़ी हो तुम, डाइन। उसको डाइन भी कहते हैं और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा गला घोट कर तुमको इसी पानी में हम फेंक देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कुलदीप और फुलमत का जो रासलीला चला था, जो उन लोग की प्रेम कथा चल रही थी, यहाँ पर भैरव पांडे को वो सारी बातें पता चल जाती है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि आगे क्या होता है, क्या कुलदीप उसको स्वीकार करता है या भैरव पांडे उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके।